इसने वही बस उठाना। ये पॉइंट अब समझ आ गया। इन द एंड आपका क्या होगा, आपकी डीमिनरलाइजेशन होगी। ओहो, ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है जी। अच्छा, तो अब क्लियर हो गया, ठीक है, कि इन द एंड क्या हो गया, बोन की डीमिनरलाइजेशन होगी और कैल्शियम का लेवल भी, ठीक है। चलो जी, अब जरा इधर आ जाओ, अब जरा यहाँ पे आ जाओ। वो क्या पॉइंट है यहाँ पे, आप पहले इसकी टॉक्सिसिटी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी के अंदर क्या है कि फैट सोल्युबल विटामिन, मैंने बहुत पहले बताया था, फैट सोल्युबल विटामिन जो है वो क्योंकि पानी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते तो इसलिए एक्सक्रीट नहीं होते इतनी जल्दी, तो इसलिए ये जो है ना ये बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, जबकि वाटर सोल्युबल जो विटामिन है वो स्टोर इतने नहीं होते, और वो सीक्रेट हो जाते हैं, इसलिए टॉक्सिसिटी फैट सोल्युबल विटामिन की वजह से ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि वाटर सोल्युबल के विटामिन जो एक्सक्रीट हो जाते हैं इसलिए उनकी वजह से आमतौर पर टॉक्सिसिटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बात बताओ कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया होगा, ऑब्वियसली सारी कहानी वही है। इसका इसका लेवल ज्यादा है तो इसने करना है क्या, इसने कैल्शियम का लेवल ज्यादा कर देना है, तो कैल्शियम ज्यादा होगा, तो अब जब कैल्शियम का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, तो अब कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से क्या होता है भला, कैल्शियम के लेवल होने ज्यादा होने से हाइपरकैल्सीमिया है ना, एक तो किडनी स्टोन्स बनेंगे, किडनी स्टोन भी बनेंगे, और नंबर दो काम क्या होगा, ये किडनी स्टोन वाली बात उधर लिखी हुई है, वहां से मैंने बताई है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन वहां पे वैसे भी आप लोगों को पता है, ठीक है। मिनरल्स वाले में लिखी हुई है कि हाइपरकैल्सीमिया से क्या होता है, किडनी स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, विच कैन लीड टू, और ना सिर्फ ये कि फिर एक और काम होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, यानी कि बाकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, यहाँ पे ब्लड स्लड जा रहा है, हाइपरकैल्सीमिया है ना, आपके सीरम के अंदर ब्लड ज्यादा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, तो ब्लड के अंदर जब वो कैल्शियम जाएगा सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू क्या मतलब है कि बोन्स वगैरह के अलावा, मतलब बोन्स के अंदर तो कोलेजन वगैरह है तो डेपोजिशन होनी होती है, लेकिन इसके अलावा जब इतना ज्यादा कैल्शियम का लेवल है तो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भी जाकर वो डिपोजिट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टेटिक, ठीक है। बात समझ आ गई, जैसे मेटास्टेसिस नहीं हमने पढ़ा था कैंसर में कि जो फैल जाता है, तो ये क्या है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात, अब टॉक्सिसिटी सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स के केस में होगी। सप्लीमेंट्स का ये मतलब है कि आप बात दवाई ले रहे हो, ठीक है, दवाइयों की सूरत में आप ले रहे हो, ठीक है ना, वो जो आपके स्किन के अंदर बन रहा है ना वो तो होता ही इनएक्टिव फॉर्म में। अब समझ आई ये बात कि आपकी टॉक्सिसिटी जो है ना, टॉक्सिसिटी जो होगी वो ये नहीं है कि यही जनाब बनाई जा रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी होना। टॉक्सिसिटी सिर्फ तब होगी जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है। और जब टॉक्सिसिटी जब भी होगी तब होगा क्या, हाइपरकैल्सीमिया होगा और सिर्फ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगा। यही मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन तब भी होगा जब आपका फास्फोरस का लेवल भी बढ़ जाता है, ना सिर्फ हाइपरकैल्सीमिया में, बल्कि ये पॉइंट उधर लिखा हुआ है आपके मिनरल्स वाले टॉपिक में कि जब हाइपर फास्फाटीमिया भी होता है ना, ये तो हाइपरकैल्सीमिया, तब भी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम के साथ मिलके इन द एंड क्या बना लेता है, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट बना लेता है। यार जो कैल्शियम, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट बना लेगा और हाइड्रोक्सिल एपेटाइट आगे जाके उन टिश्यूज के अंदर जाके बाकी टिश्यू सॉफ्टवेयर टिश्यूज के अंदर जाके डिपॉजिट होगा। तो मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो है ना, ठीक है। चले जी, ये बातें क्लियर होगी। अब यहाँ से हाइपोथायराइडिज्म वाली बात हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे, ठीक है, कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है पीटीएच का लेवल लो है। अब आप लोग खुद ही मुझे बता दो कि क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को भी तो नहीं है, इसका लेवल लो होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि इसने कैल्शियम का लेवल इसने बढ़ाना होता है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और क्या होगा, हाइपर फास्फेटीमिया होगा। क्यों? मैंने क्या बताया था कि इसने फास्फेट का लेवल कम करना होता है, बताया कि नहीं बताया? तो इसका लेवल जब खुद अपना लो होगा तो हाइपर फास्फेटीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि इसने क्या करना होता है, इसने फास्फेट का लेवल लो करना होता है। कैसे करता है ये देखो, इंक्रीज फास्फेट एक्सक्रीशन, बताया था ना कि इसने इंक्रीज जो है ना फास्फेट का, ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि इसके दो काम है। एक इसने फास्फोरस का काम, तो ये काम तो इसने विटामिन डी के साथ मिलकर करना है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। इसका मतलब है ये कम है तो ये विटामिन डी की प्रोडक्शन भी नहीं उतनी कर पाएगा, खुद भी ये डीमिनरेशन नहीं कर पाएगा, तो बहरहाल इसके होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्योंकि इसका काम है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, हाइपोकैल्सीमिया। फिर इसका काम है फास्फोरस का काम कम करना, फास्फोरस का लेवल कम करना, तो इसके ना होने की वजह से फास्फोरस का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने किडनी के ऊपर एक्ट करना होता है कि फास्फोरस की एक्सक्रीशन करो, इस तरह से इसने उसका लेवल कम करना होता है। लेकिन ये कि इसकी कमी है तो अब उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
बस इन द एंड आप लोगों ने क्या याद रखना है कि उसका उल्ट हो गया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफास्फेटेमिया। ठीक है, आप करोगे क्या, उस बंदे को विटामिन डी दोगे और कैल्शियम दोगे, विटामिन डी दोगे और क्या करोगे, कैल्शियम दोगे। ठीक है, क्योंकि इसने इसने आके इस पे एक्ट करके ज्यादा सारा विटामिन डी बनाना होता है, ज्यादा सारा। ठीक है, तो आप, ठीक है ना, तो आप जनाबे वाला क्या करते हो, आप उसको सप्लीमेंट देते हो विटामिन डी की और कैल्शियम की। ठीक है, ताकि जो हाइपोकैल्सीमिया वाला काम है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, और उसका नाम क्या, विटामिन डी भी दे दोगे तो वो फास्फेट वगैरह का लेवल भी नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब उसका नाम क्या है, आप जरा इस बात को समझो, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना, अब इसके अंदर सीन ये है, ठीक है ना, कि आपका, अब ये बात थोड़ा समझना कि रीनल किडनी डिजीज हुई है आपको, रीनल किडनी यानी कि आपका रीनल किडनी अब आपकी खराब है। इससे क्या होता क्या है, एक तो ऑब्वियस बात है कि विटामिन डी नहीं बनना, उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बन पानी, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। जैसे यहाँ पे पीटीएस नहीं था तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, और नंबर दो बात, ठीक है, नंबर दो ये कि जैसे यहाँ पर हाइपर फास्फेटीमिया हो गया था यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइपर फास्फेटीमिया है। सर जी ये यहाँ पे सर अब आपने बताना है कि ये कैसे हुआ। चलें, बाकी हमने सारी मान ली आपकी कि इसने कैल्शियम का लेवल बढ़ाना होता था, ये नहीं है तो हाइपोफास्फेटीमिया हो गया। चलो मान लिया क्योंकि इसने विटामिन डी की भी प्रोडक्शन करानी होती है पीटीएच ने, तो इसलिए मान लिया कि हाइपोफास्फेटीमिया हो गया। सर ये हाइपर फास्फेटीमिया होगा क्योंकि इसने उसका लेवल कम करना होता है, अब ये खुद नहीं है तो हाइपर फास्फेटीमिया भी मान लिया। चलो आपने विटामिन डी और कैल्शियम दे दिया, उससे वो कैल्शियम का लेवल भी पूरा हो गया और आपका विटामिन डी आ गया, तो वो आके फास्फोरस का लेवल भी कंट्रोल कर लेगा। कैसे भला, वो बोन पैक करेगा ना। ठीक है, ठीक है ना, वो उसका नाम क्या, चले सर वो उसको, वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे बताएं कि ये हाइपरफास्फेटीमिया कैसा हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं सर समझ आया, तो तसल्ली रखो, इंशाल्लाह भी समझ आ जाता है। ये देखो, ठीक है, इतनी बात चल कि हाइपोकैल्सीमिया वाली बात तो फौरन समझ आ जाती है। हाइपर फास्फेटीमिया की वजह पहले सुन लो, उसकी वजह ये है कि जब किडनी खराब होती है ना, तो वो फास्फेट, किडनी फास्फेट निकालना किसने, किडनी ने निकालना है ना, तो वो किडनी नहीं निकालती, किडनी एक्सीड नहीं करती उतना। ठीक है, किडनी खराब है ना आपकी, तो उस वजह से हाइपर फास्फेटीमिया हुआ है। समझ आ गई बात, इतनी समझ आ गई कि हाइपर फास्फेटीमिया हुआ किस वजह से है, क्योंकि किडनी एक्सीड करना होता है, किडनी खराब है आपकी। चलो ठीक है, इतनी बात चल गई। अभी भी इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जो समझने आप लोगों ने तसल्ली से। अब क्या है कि लो ब्लड कैल्शियम काजेज अ राइज। अब आपका कैल्शियम का लेवल लो हुआ, वही बात मैंने आपको जो बताई कि कैल्शियम का लेवल लो होगा तो क्या होगा। देखो विटामिन डी नहीं है ना, ठीक है, विटामिन डी नहीं है तो वो क्या कर रहा है, कैल्शियम का लेवल लो है तो उससे पीटीएच पैदा हो रहा है। ठीक है, पीटीएच पैदा हो रहा है, यही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल लो होगा तो पीटीएच का लेवल हाई हो जाएगा, और पीटीएच का लेवल हाई होके डीमिनरलाइजेशन कराएगा। जो पॉइंट मैंने 4 यहाँ पे बताए थे, विटामिन डी कम, यहाँ पे 7 लिखो, कैल्शियम कम, कैल्शियम कम तो पीटीएच ज्यादा तो बोन की डीमिनरलाइजेशन ज्यादा। वही पॉइंट उसने यहाँ पे लिखा है कि आपका किडनी खराब, आपका विटामिन डी का लेवल कम, विटामिन डी का लेवल कम तो कैल्शियम कम तो पीटीएच ज्यादा तो बोन की डीमिनरलाइजेशन ज्यादा। इतनी बात पता चल गई। लेकिन एक बात अभी भी है, वो भी अभी भी नहीं समझ आई, वो बोला क्या कि जब बोन की डीमिनरलाइजेशन होगी तो कैल्शियम और फास्फोरेट दोनों निकलेंगे। ओहो हो, यहाँ पे ये पॉइंट आप जो समझना आप लोगों कि जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये दोनों आते हैं, एक तो नहीं ना आता। हाइड्रोक्सिल एपेटाइट तो में तो कैल्शियम या फास्फोरस भी है, फास्फेट भी है, तो इन दोनों ने आना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या, अब इसका नाम क्या होगा, चलो कैल्शियम को तो आगे पीटीएच कर लेगा, तो कैल्शियम को तो पीटीएच, चलो हाइपोकैल्सीमिया हो गया ना, कैल्शियम को तो वो कंट्रोल कर लेगा क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने क्या कराना है, इसने इसने कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। लेकिन डीमिनरलाइजेशन से तो फास्फेट भी बढ़ रहा है। पहले आपकी किडनी खराब है जो कि उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही, और ऊपर से आपका पीटीएच मजीद डीमिनरलाइजेशन करार करके मजीद फास्फोरस का लेवल हाई कर रहा है। समझ आई बात। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको आपका फास्फोरस का लेवल और हाई हो जाएगा, आपका फास्फोरस का लेवल और हाई हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, पीटीएच ने करना होता है फास्फोरस का लेवल लो, और ये अब कर क्या रहा है, ये तो फास्फोरस का लेवल और बढ़ रहा है, तो फास्फोरस का लेवल और पीटीएच पैक करता है। ठीक है, कि यार
ठीक है। और इस पे क्योंकि फास्फोरस का लेवल बढ़ा है ना, बढ़ रहा है, यहाँ से तो एक्सीड हो नहीं रही, यहाँ से ये कैल्शियम बढ़ाने के चक्कर में, देखो ये यही लेवल लिखो कि कैल्शियम बढ़ाने के चक्कर में ये और फास्फोरस भी यहाँ से आ जाता है। जब और फास्फोरस भी यहाँ से आ जाता है, ठीक है, तो वो फास्फोरस का लेवल, क्योंकि इसने फास्फोरस का लेवल कम करना है, अब फास्फोरस का लेवल बढ़ गया, इसने कैल्शियम को तो रेगुलेट कर लिया है, बोन को डीमिनरलाइज करके, लेकिन वो जो फास्फोरस का लेवल है ना, अब वो बढ़ गया, उसकी वजह से और पीटीएच आता है, फिर ये आओ देखा ना ताओ देखा, ये और डीमिनरलाइजेशन कराता है, ठीक है। और क्योंकि इसका काम है ना, ठीक है, और डीमिनरलाइजेशन कराता है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो आपकी हड्डी को तबाह ही कर देगा पकड़ के। तो इसलिए क्या होता है कि आपने फास्फोरस रिडक्शन थेरेपी करनी होती है ताकि आपकी फर्दर बोन लॉस ना हो, ठीक है ना, ताकि आपका फर्दर बोन लॉस ना हो। समझ आ गई बात? ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई, ताकि वो जो फास्फोरस का लेवल और बढ़ा तो उसको और पीटीएच पैक करा के और डिमिनरलाइज करा देनी है, ठीक है। तो इसलिए आपने फास्फोरस की रिडक्शन थेरेपी भी साथ देनी होती है, ठीक है। क्योंकि आप बात समझ आ गई कि यहाँ पर हाइपरफास्फेटीमिया की वजह ये थी, ठीक है, कि आपकी किडनी खराब है, आपकी किडनी नहीं फास्फोरस निकाल रही, ठीक है। और फिर ये है कि उसका नाम क्या, पीटीएच ने भी तो किडनी पे हैक करना है ना कि फास्फोरस निकाल लो, ठीक है। पीटीएच किडनी ने हैक करना है ना, किडनी ने निकालना है, ठीक है। यहाँ पे किडनी तो ना खराब थी, क्या ख्याल है, यहाँ पे किडनी तो ठीक है, सिर्फ वो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड खराब है जिसकी वजह से पीटीएच की कमी है। यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि किडनी खराब है, तो फिर वो फास्फोरस नहीं निकल रहा, फिर वो पीटीएच नहीं, फास्फोरस किडनी से निकालना था, वो नहीं निकल रहा, निकल नहीं रहा, यानी कि आउट नहीं जा रहा, ठीक है। फिर पीटीएच का लेवल जो है वो बोन पे करके, कैल्शियम तो चलो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम का लेवल तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही फास्फोरस का लेवल भी और बढ़ जाता है, फिर वो फास्फोरस का लेवल मजीद पीटीएच पैक करता है, ठीक है। यानी कि फास्फोरस का लेवल बढ़ा ना तो पीटीएच और आता है, ताकि वो मजीद ताकि वो फास्फोरस का लेवल कम करने के लिए, ठीक है। और वो फिर और बोन पैक करता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम है बोन पैक करना, डीमिनरल कराना वो। तो इसलिए ये होता है कि आपकी फर्दर बोन लॉस ना हो, ठीक है ना, बात समझ आ गई, और आपकी मजीद जो है ना वो बोन लॉस ना हो, ठीक है। और ऑब्वियसली वो जो कैल्शियम फास्फोरस इतने आते जाएंगे बाहर, वो तो फिर आपको वही पता है ना, वो बाहर आके प्रेसिपिटेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, मतलब ये वही बात जो हम, ठीक है। तो इसलिए बस हम लोग क्या है कि हम लोग फास्फोरस का लेवल लो करते हैं ताकि वो मजीद मजीद पीटीएच को ना निकाले, ठीक है। कैल्शियम पूरा करने के चक्कर में फास्फोरस की वजह से वो मजीद आता है। अब ये बात मैं आखिरी दफा कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैल्शियम पूरा करने के चक्कर में हाइपोकैल्सीमिया और विटामिन डी की कमी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया जो हो रहा है, उसको पूरा करने के चक्कर में वो आ रहा है, आगे से किडनी फास्फेट निकाल नहीं रही, ठीक है। और बोन से वो कैल्शियम पूरा करने के चक्कर में फास्फोरस भी और आ रहा है, फास्फोरस निकल रहा कोई नहीं, और बोन से आई जा रहा है, वो फास्फोरस की वजह से पीटीएच और आके और बोन को वो डीमिनरलाइज करी जा रहा है, ये कहानी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है, तो इसलिए हमें फास्फोरस की रिडक्शन थेरेपी करनी पड़ती है ताकि फास्फोरस हम खुद कम कर लें। तो बाकी कैल्शियम को तो उसने खुद ही पकड़ के कर लिया ना, कैल्शियम को तो उसने खुद कर लिया, बस फास्फोरस को हमने खुद रिड्यूस करना है। अब समझ आ गई बात? मुझे उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी। चलो जी, अब जरा ना मैं आप लोगों का, अब ये इसको मैंने कोशिश की है कि इतने कर दूं ना कि आप लोगों के लिए ना वो खुद पढ़ना मुश्किल रहे ही कोई ना, इसीलिए मैंने ना वो उसको इतना ज्यादा वो कर दिया है। आप जरा यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ से अब आप लोग देखें, ये तो मैंने हाइड्रोक्सिल एपेटाइट वाली कहानी तो अब मैंने बहुत बता दी, ठीक है, कि बोन और तीत दोनों में मौजूद होता है। फिर तीत में मैंने फ्लोरो एपेटाइट वाली बात भी अगेन बता दी, ठीक है। फिर कैल्शियम जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है बॉडी में, 98% तो ये बोन्स में ही पाया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों को ये सारी कॉल मॉड्यूलिंग वाली बातें पता है, ठीक है। यानी कि 98% कैल्शियम किधर है, बोन्स में ही है, ठीक है। चलें, जितनी बात पता चलेगी, मोस्ट अबंडेंट मिनरल है ये, मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। 98% कहाँ पे होता है, बोन्स में, बाकी 2% और जगहों पे भी होता है, कॉल मॉड्यूलिंग वगैरह इधर उधर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकोलाई में होता है, स्पेनिश में नहीं होता, और फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस वगैरह में ही होता है, ठीक है। यहाँ से हाइपर कैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया सब बता दिया मैंने। यहाँ से ये देखो, यहाँ से सब बातें बता दी हैं। ये देखो यहाँ से पहले ये से पहले समझ होता है, ये देखो कैल्सिट्रायोल है, किडनी पे भी अकर है, गट पे भी, बोन पे भी,
ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था। जबकि पैराथायराइड का क्या बताया था कि इसने इंटेस्टाइन पे नहीं एक्ट करना, बताया था। तो ये देखो सारी वही बातें हैं, ठीक है, कि इसने जनाबे वाला वो इंटेस्टाइन पे एक्ट नहीं करना, इसने किडनी पे ही एक्ट करना है। फिर इसका मैंने क्या बताया, इसने बोन की रीअब्जॉर्प्शन करानी है, इसने भी करानी है। कैल्शियम का लेवल इसने भी बढ़ाना है, इसने भी बढ़ाना है, दोनों ने। ये विटामिन डी है, ये पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है। इसने इसने गट से कैल्शियम इसने गट पे इसने एक्ट करना है, इसने नहीं करना गट पे। इसने कल बाइंडिंग के जरिए से बढ़ाई नहीं थी कैल्शियम का लेवल, ठीक है। फिर इसने किडनी पे इसने एक्ट किया था, इसने कैल्शियम का लेवल कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाई थी, ठीक है। जबकि इसका क्या, इसने भी कैल्शियम का लेवल बढ़ाया था, रीअब्जॉर्प्शन कराई थी किडनी से। लेकिन मैंने क्या बताया कि पैराथायराइड ने क्या करना होता है, रीअब्जॉर्प्शन कम करनी होती है किडनी से, किसकी, फास्फेट की। तो ये इन दोनों में फर्क है, ये है कि इसने इस फास्फोरस का लेवल बढ़ाना होता है और इसने कम करना होता है। यार ऑब्वियसली अभी इतना तो बता दिया, ठीक है। और इवन मैंने कैल्सिटोनिन वाली बात भी बता दी है, जो सी सेल से आता है और वो कैल्शियम का लेवल जो बढ़ाता है, ठीक है ना। नहीं नहीं, कैल्शियम आता तब है जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, यानी कि इन दोनों के उल्ट काम करता है, अभी बताया है ना सारा, ठीक है। और इसने बोन की मिनरलाइजेशन करानी होती है और एक और काम भी करना होता है, एक्सक्रीशन भी करता है। यानी कि ये सिर्फ उधर क्या लिखा हुआ था कैल्सिटोनिन का, उसी पे जाके लिख लेना कि जब वो मिनरलाइजेशन वाले पॉइंट के साथ लिख लेना कि कैल्सिटोनिन ने एक और काम भी करना होता है, वहां पर वहीं पर लिख लेना कि सी सेल से आ रहा है। मिनरलाइजेशन वाला तो वो डायग्राम के अंदर शो है, साथ लिख लेना कि रीनल पे भी इसका इफेक्ट होता है। यानी कि आपका ये जो है ना कैल्सिटोनिन, इसका भी दोनों जगह पे इफेक्ट है, बोन पे भी और किडनी पे भी। इंटेस्टाइन पे दोनों का इफेक्ट नहीं है, किस किस का, कैल्सिटोनिन का और पैराथायराइड का, ठीक है, पीटीएच का और इसका। इंटेस्टाइन पे सिर्फ और सिर्फ आपके विटामिन डी का एक्ट है, ठीक है। अच्छा ये बातें पता चल गई। अच्छा आपके जो है ना बोन के अंदर, अब ये देखो वो मैंने कहा था कि आपका जब हाइपर फास्फेटीमिया हो जाए तो आपका मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है, बता दिया मैंने। अच्छा ये एक और बात है, आपका ना बोन की फॉर्मेशन के लिए ये रेशियो है 2:1, 2 कैल्शियम होनी चाहिए, बताया ना। कैल्शियम मेटास्टेटिक, ये देखो ना कैल्शियम 5 है और वो 3 है। हाइड्रोक्सिल एपेटाइट का फार्मूला याद करो ना, कैल्शियम 5 होता है, फास्फोरस 3 होता है, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना 2:1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जनाबे वाला आपकी मिल्क के अंदर यही होता है। लेकिन आजकल हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम थोड़ा, कैल्शियम पुअर और फास्फेट ज्यादा होता है, यानी कि इस रेशियो के हम उल्ट जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें दूध शुद्ध पीना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, कैल्शियम फास्फोरस का जो है ना, वो फास्फोरस मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर अनाइन है। अनाइन कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर, ठीक है, सेल के अंदर। और मोस्ट अबंडेंट वो है फास्फेट है, ठीक है। 85% ये हाइड्रोक्सिल एपेटाइट में ही है, 85%। कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट में 98% था, ये 85% है। और उसका 2% बाकी जगहों पे था, इसका 15% बाकी किधर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से, ये फास्फोलिपिड वगैरह, आपको सारी बातें पता है, एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, इन सारों के अंदर भी यही होता है ना, फास्फेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपके मिल्क के अंदर ये अच्छा सोर्स है, मिल्क के अंदर कैल्शियम भी अच्छा सोर्स था, लेकिन मिल्क का विटामिन डी अच्छा सोर्स नहीं है। ये पॉइंट मैं वहां से बता रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने नहीं बताया कि मिल्क का अच्छा सोर्स विटामिन डी नहीं है। हाँ अलबत्ता आप इवन ब्रेस्ट मिल्क भी उसका अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन डी का, इसलिए बच्चों को सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। बच्चों को जो इन्फेंट है उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट देना पड़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में अच्छा है, उसका नाम क्या है, विटामिन डी, ना ही आपके वैसे मिल्क के अंदर है, ठीक है। इसलिए उसको फोर्टिफाइड सप्लीमेंट्स के अंदर देना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और बात देखें जनाबे वाला, हाइपोफास्फेटीमिया किन किन चीजों से हो सकता है, ये तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीफीडिंग सिंड्रोम, ये बहुत मजे की चीज है ये, और ठीक है ना, ये एक पूरी कहानी है रीफीडिंग सिंड्रोम की। हाइपोफास्फेटीमिया कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये जनाबे वाला कैसे होगा, एक तो ये है कि आप अल्यूमिनियम कंटेनिंग, ठीक है ना, एंट एसिड्स, ठीक है ना, ये अगर आप खाएं तो ठीक है, ये अगर आप लें ना, क्योंकि ये अल्यूमिनियम जो है ना वो फास्फेट को चिलेट करता है, तो इसलिए अगर आप अल्यूमिनियम कंटेनिंग एंट एसिड्स ले रहे हैं तो वो कैल्शियम फास्फेट को चिलेट करके आपके अंदर हाइपोफास्फेटीमिया कर देगा, ठीक है ना। तो बाकी ये पीटीएच की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो नई बात सिर्फ ये है कि आपने अल्यूमिनियम जो है वो फास्फेट को चिलेट करता है, और एक और नई बात ये है, रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम, रीफीडिंग कार्बोहाइड्रेट टू माल नरिश्ड इंडिविजुअल्स। असल में ना ये रीफीडिंग की बात तसल्ली से पहले सुन लें कि रीफीडिंग का क्या चक्कर है। एक बंदा अगर एक अरसे से भूखा है या बिल्कुल थोड़ा खा रहा है, बिल्कुल भूख से मर रहा है, अब उसके अंदर पता क्या निजाम होता है, उसके अंदर निजाम ये होता है
कि वो उसके अंदर की प्रोटीन टूट गई होती है, उसके अंदर जितनी ग्लाइकोजन होती है वो यूज हो गई होती है, उसके अंदर फैट जितना होता है वो सब, मतलब ये कि हर चीज उसकी कैटाबोलाइज हो गई होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इस तरह के बंदे को, जिसने अरसे से बड़ा ही माल नरिश चल रहा था, ठीक है, स्टारवेशन वाले माहौल में रह रहा था, जैसे ही आप उसको उसके रीफीडिंग शुरू करते हो ना, रीफीडिंग यानी कि आप उसको खाना शाना देते हो, समझ लो रीफीडिंग कार्बोहाइड्रेट सब आप उसको खाना शाना दे रहे हो, कार्ब शार्ब दे रहे हो, पता क्या होता है, जैसे ही आप उसकी रीफीडिंग करते हो ना, उसकी बॉडी के सारे मेटाबोलाइट्स के अंदर इतनी शदीद शिफ्ट आती है कि वो उसका चांस होता है कि मेटाबोलाइट की शिफ्टिंग की वजह से ये इतने मसले होते हैं कि, ठीक है ना। कैसे मसले, फिलहाल आप फास्फेट के हिसाब से याद रखो, बाकी भी उसमें बहुत से मिनरल्स में शिफ्ट आती है, यानी कि उसमें बहुत मसले हो सकते हैं रीफीडिंग के टाइम पे। तो इसलिए उसको एक पूरा रीफीडिंग का सिंड्रोम है कि जैसे ही आप उसकी रीफीडिंग करते हो ना, तो वो बड़े, यानी कि वो बहुत से मिनरल में शिफ्टिंग आती है, इवन मैग्नीशियम का लेवल चेंज होता है, फास्फेट का, हर चीज का, इवन वो जो है ना वो मसले, यानी कि आपने समझना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें जनाबे वाला हाइपोफास्फेटीमिया उसका बड़ी एक मेजर चीज है जो उसमें होती है, ठीक है, हाइपोफास्फेटीमिया। उसकी वजह ये है कि अब आपको पता है कि एटीपी को अब एटीपी उसके अंदर बहुत लेवल एटीपी का लो हुआ है, अब एटीपी बनने हैं, ठीक है। अब एटीपी बनने हैं तो फास्फोरस ने यूज नहीं होना, ऑब्वियसली होना है, उधर फास्फेट ने यूज होने लग जाना है। अच्छा, अब ग्लाइकोजन के बनने में भी सेकंड ईयर में आप उसकी सिंथेसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोजन के बनने में भी फास्फोरस ने यूज होना होता है। अब जनाबे वाला ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में भी फास्फोरस यूज हो रहा है, यानी कि उसने हर जगह पे फास्फोरस ने यूज होना है, ठीक है, क्योंकि अब उसने हर चीज को दोबारा से बनाने की कोशिश करनी है एनाबोलिज्म के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फास्फोरस की अब डिमांड अचानक बढ़ गई है, ठीक है। समझ आ गई बात, उससे क्या होता है, हाइपोफास्फेटीमिया हो जाता है, हाइपोफास्फेटीमिया उस बंदे का जो है ना वो अचानक उसका फास्फोरस का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि फास्फोरस का लेवल जो है ना, ठीक है, काफी हद तक उसका कम हो जाता है। बात समझ आ गई अब आप लोगों को, ठीक है, कि ये असल में पूरा एक सिंड्रोम है, रीफीडिंग का सिंड्रोम, उसके अंदर ये हाइपोफास्फेटीमिया होता है। तो इसलिए ये जरूर इसके ऊपर टिक करो, रीफीडिंग सिंड्रोम इसके ऊपर टिक करो, मेटासिटिक कैल्सिफिकेशन इसके ऊपर टिक करो, ये एल्यूमिनियम चिलेट्स मेटल आयंस मोस्ट अबंडेंट, ये इस तरह के 4-5 पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। बाकी हार्मोन वाली सारी कहानी तो आप लोगों को अब मोर देन इनफ पता चल गई है ना, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अब जनाबे वाला आप लोग जो है ना वो जिंक को देखें, ठीक है। जिंक के सबसे पहले तो वो जो एंजाइम्स जो जिनमें ये होता है उनको पहले याद करें। कौन सा मैंने आया था, याद है आप लोग को, मैंने जब वो पढ़ाया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पता है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, जिसने, ठीक है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज पार्फोबिलिनोजिन सिंथेज, पार्फोबिलिनोजिन सिंथेज का एक और नाम भी था। ये हीम सेंसिस में मैंने दूसरा जो एंजाइम बताया था, मैंने कहा था जिंक कंटेनिंग है, याद है किसी को ये पॉइंट, ठीक है, जो एएलए डीहाइड्राटेज था, पहला पहला रिएक्शन उसमें क्या हुआ था, ग्लाई, ठीक है ना, ठीक है। तो जो सक्सिनल को ये और क्या चीज मिला, मिली थी, ग्लाइसिन मिला था, ऐसा ही नहीं था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, एएलए बना था, फिर एएलए जो थे ना उनके मिलने से फिर आगे से क्या बना था, ठीक है, आपका पार्फोबिलिनोजिन बना था, ठीक है। तो हम इसको पार्फोबिलिनोजिन सिंथेज भी कहते हैं, और उस रिएक्शन में वाटर निकल रहा था तो हमने उसको एएलएस डीहाइड्रेटेज भी कहा था। तो ये वो वाला रिएक्शन है, ठीक है। फिर एक एंजाइम कौन सा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसकी नॉन माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म के लिए कॉपर भी चाहिए होता है, ठीक है, कॉपर कॉपर भी चाहिए होता है, जिंक भी। इन ये तीनों एंजाइम्स हैं, इन चार एंजाइम, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है ना, ठीक है ना। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालता है, हाइड्रोजन का निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज करता है इथेनॉल को। अब आपको पता है कि जब अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अब आप लोगों ने चार एंजाइम याद करने हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैंने आपको इतनी दफा बता दिया है, वो जो आरबीसी के अंदर होता है। तो ये चार एंजाइम्स हैं। ये नॉन माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म वाला एंजाइम यहाँ पे आप कॉपर में अगेन पढ़ोगे, ये देखो, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसने सुपर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, नॉन माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म आल्सो रिक्वायर्स जिंक। ये देख रहे हो, ये जिंक वाला है, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों के चार एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, एक एक माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म वाला भी होता है। अब ऑब्वियसली नॉन माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म है तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म वो ये है, इसमें मैंगनीज है, ये सुपर, ये काम दोनों का सेम है, ठीक है। ये मैं आपको मैंगनीज पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से जो मैंगनीज है ये मैंने बताया नहीं था कि ग्रीन टी के अंदर होता है, ठीक है, और लेग्यूम्स के अंदर होता है। तो उसके एंजाइम्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने आर्जिनेज 1
आपको यूरिया साइकिल, वो आपको सेकंड ईयर का पहला चैप्टर जो था एफएससी बायो का, उसके अंदर यूरिया साइकिल के अंदर आर्जिनेज ने क्या किया था, ठीक है ना, आर्जिनिन को तोड़ा था, ठीक है ना, याद है, आर्जिनिन को तोड़ा था किस में, ऑर्निथीन में, ठीक है, और यूरिया में, सही है ना, तो यूरिया प्लस ऑर्निथीन, वो आर्जिनेज 1 था। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज ने क्या करना होता है, वो प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस पढ़ाई थी मैंने, प्रोटियोग्लाइकेन की सिंथेसिस, ठीक है, उसके अंदर वो जो शुगर ट्रांसफर करनी होती है ना, ठीक है ना, वो जो हमने वो गैग्स पढ़े थे, उनकी ट्रांसफरेशन कौन कर रहा होता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज। फिर एक चीज है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये सेकंड ईयर में आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कार्ब का मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो आपका पायरुवेट होता है ना, वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट, आपका पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आपका ग्लूकोज बनाना, ये ग्लाइकोलिसिस का समझ लो उल्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर हम ग्लूकोज को बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, लेकिन ये है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनाते हैं, ठीक है, बस इतनी बात समझ लग गई। बस आप लोगों ने ये 4 नाम याद करने हैं और थोड़ा सा उनको पता भी हो, ठीक है, प्रोटीग्लाइकेन सिंथेसिस ये किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, पायरुवेट है ना, तो पायरुवेट में बेसिकली इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है और ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारे रिएक्शन यार सेकंड ईयर के हैं, अब उसमें मैं आपको रिएक्शन दिखाना शुरू कर दूं तो फायदा कोई नहीं, ठीक है, बस जितने का आप लोगों को याद हो सकता है ना, आप लोगों को बार बार ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें याद करने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा एक और बात अब देखो, 3-4 तरीके से ना जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक फाइटेट्स जो होते हैं ना, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर फास्फेट को ये स्टोर करते हैं, तो इनकी वजह से ना ये जिंक को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देते। फिर नंबर 2 चीजें ड्रग्स होती हैं, जिंक को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती, जैसा कि पेनिसिलिन वगैरह, पेनिसिलामीन, ये भी जिंक को एब्जॉर्ब भी नहीं ना होने दे रही, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर ये है कि जिंक का एक ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है ना, तो अगर उसका नाम का डिफेक्ट इन इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट, इंटेस्टाइन के अंदर जो जिंक का ट्रांसपोर्टर है अगर वो खराब हो जाएगा, जैसे हमने आयरन की बात की थी, फेरोपोर्टिन उसका एक्सपोर्टर है, वो खराब होगा तो उसकी इस तरह से जिंक का अगर ट्रांसपोर्टर खराब हो रहा है तो उस वजह से भी उसकी माल एब्जॉर्प्शन होगी। इसको हम कहते हैं एक्रोमाटाइटस एंटेरोपैथिका। ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि जिंक का ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, एक्रोमा एक्रोडर्माटाइटस, डर्माटाइटस, ठीक है, और उसका नाम इंटेरोपैथी का। इंटेरो का क्या मतलब होता है, आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम, इंटेरोसाइट्स नहीं होते तो उनके अंदर मसला होगा। फिर डर्माटाइटिस का ये मतलब है कि आपके स्किन के अंदर मसले होने शुरू हो गए, तो ये देखें रैशेज होने लग गए हैं। फिर ये है कि आपका इंटेरोपैथी का क्या मतलब है, डायरिया शारिया होना शुरू हो गया। अब ये इम्यून डेफिशिएंसीज और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, तो बेटा वो जिस तरह कहीं ना कहीं तो अब वो जिंक यूज हो रहा होगा ना इम्यून की डेफिशिएंसीज में, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब हम ये है कि अब हम सर्च करें तो पता लगे कि टी सेल की या फलां फलां किसी की डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो जिंक यूज होता था, अब जिंक की माल एब्जॉर्प्शन हो रही है तो उस वजह से इम्यून डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो तो फिर एक एक्स्ट्रा रिसर्च है, बंदा कर ले। हाँ ये चीजें आपके कोर्स का हिस्सा है, अगर आप लोग मुझे कहोगे बाद में तो मैं आपको इसके लिपिन कॉर्ड के चैप्टर की पिक्चर्स बना के मैं आपको बता दूंगा कि ये आप ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला टॉप चैप्टर खोलो लिपिन कॉर्ड को, उसमें देख लो, ये तो आपके सिलेबस में ही है। प्रोटोग्लाइकेन की सेंसेस, उसमें आपको पता है गैस प्रोटीन के कोर के ऊपर आगे लग रहे होते हैं, तो वो ये एंजाइम लगा रहा होता है, ये भी सेकंड ईयर में है, लेकिन आपके एफएससी का भी हिस्सा है, ठीक है, ये जो है ये भी आपके सेकंड ईयर का हिस्सा है, ये वाला एंजाइम भी, ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब एक और चीज देखो, जिंक की फिंगर देखो, ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मोटिफ है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। जिंक फिंगर इसको क्यों कह रहे हैं, ये देखो ये आपके बीटा स्ट्रैंड्स है, ये आपका अल्फा हेलिक्स है, ये दरमियान में जिंक है, तो इसलिए इसको जिंक फिंगर कह रहे होते हैं, जिंक फिंगर, ठीक है। ये सेकेंडरी मोटिफ है, मोटिफ बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, बहुत से प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करती है ना, तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है जिंक फिंगर। तो ये जो है ना जिंक, ये देख रहे हो 2 सिस्टीन के रेजिड्यूज आ रहे हैं इधर से, दोनों स्ट्रैंड से बीटा के, और इधर से अल्फा हेलिक्स से क्या आ रहे हैं, हिस्टिडीन के रेजिड्यूज आ रहे हैं, सारे जिंक के साथ, ठीक है, दरमियान में जिंक है, ये क्या बना हुआ है, जिंक फिंगर है, ठीक है। ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, मैं आपको प्रोटीन पढ़ा चुका हूँ, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। अब आप लोगों को जिंक क्लियर हुआ है। अच्छा एक चीज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये क्या होता है कि आपका उसका नाम, अगर आपके अंदर जो पैथोजन आया, अगर आप उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर ना दो,
उसी की अवेलेबिलिटी उसको रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जैसा कि उसको जिंक शिंक ना मिले, उससे क्या होगा कि उसको इंट्रासेलुलर सर्वाइवल उसका अपना ही मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आई न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी की, कि आपके अंदर जो पैथोजन आया उसको ही, इसका नाम क्या, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो अब आपको पता है ये तो डेवलपमेंट के अंदर जरूरी होते हैं, ये जिंक, आयरन, मैंगनीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तो हम न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी उसको ही हम खाना नहीं दे रहे, तो हमें इम्यूनिटी मिल गई, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अब आप लोग जो है ना वो कोबाल्ट नहीं पढ़ाया था जो विटामिन B12 के अंदर होता है, ठीक है, वो अल्ट्रा ट्रेस मिनरल है, ठीक है, अल्ट्रा ट्रेस। बेसिकली 3 किस्म का मिनरल खुद क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब ये कार्ब, प्रोटीन, लिपिड जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, म्यूग्राम और मिलीग्राम में, ठीक है। ये होगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। अब मिनरल्स की भी आगे 3 किस्में हैं, एक वो जो मैक्रो मिनरल्स हैं, एक वो जो ठीक है जो बहुत ज्यादा मिकदार में हमें चाहिए, जो 100 मिलीग्राम से भी ज्यादा चाहिए, एक वो है जो 1 to 100 मिलीग्राम चाहिए, वो कौन से हैं, ठीक है ना, वो दरमियान वाले हैं। तीसरे हैं वो है अल्ट्रा ट्रेस। अल्ट्रा ट्रेस का मतलब है ये हमें बहुत ही कम चाहिए, ठीक है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, ये बात मैं आपको दिखा दूं, पहले पेज पे लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें, मिनरल खुद क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो हैं। फिर मिनरल्स के आगे 3 किस्में हैं, एक मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, एक उसका नाम का ट्रेस मिनरल्स, और एक अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स वो हैं जो 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए, ये कैल्शियम वगैरह मैक्रो मिनरल्स हैं। फिर वो हैं जो 1 से 100 मिलीग्राम चाहिए, फिर वो हैं जो अल्ट्रा ट्रेस जो हमें बिल्कुल 1 मिलीग्राम से भी कम चाहिए। तो ये आयोडीन और ये जो है ना ये अल्ट्रा ट्रेस है, कोबाल्ट भी अल्ट्रा ट्रेस है, ठीक है। और ये आपका मोलिब्डेनम और सेलेनियम भी अल्ट्रा ट्रेस है। तो ये मैंने आपको, ये जो मोलिब्डेनम है इसकी क्या कहानी है, ये मेलिन ऑक्सीडेसिस में होता है और लेग्यूम्स में होता है। ऑक्सीडेज कौन कौन से, ये 3 लिखे हुए हैं। xanthine ऑक्सीडेज ये सेकंड ईयर में रिएक्शन है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है प्यूरिन डिग्रेडेशन के अंदर, ठीक है। आपका xanthine हाइपोxanthine वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, ठीक है, उसमें ये रिएक्शन होता है, सेकंड ईयर का है, न्यूक्लियोटाइड वाले चैप्टर में। अल्डिहाइड ऑक्सीडेज ये मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, ऑक्सीडेसिस है ना। तो आप लोगों ने अब याद इतनी सी बात रखनी है कि ऑक्सीडेसिस के अंदर मोलिब्डेनम रिक्वायर होता है एज को फैक्टर, पता वो तो बातें आपको पता है ना, को फैक्टर के तौर पर, ठीक है, को फैक्टर के अंदर, ठीक है। सल्फाइड ऑक्सीडेज, इसने क्या करना होता है, सल्फ, ठीक है ना, सल्फाइड टू सल्फेट, यानी कि ऑक्सीडेशन करनी है, इसने ड्रग आनी है उसकी, उसने ऑक्सीडेशन कर देनी है अल्डिहाइड ऑक्सीडेज ने। xanthine ऑक्सीडेज ने क्या करना है, हाइपोजेंथीन जेंथीन को की ऑक्सीडेशन करके उन्हें किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में, ठीक है। ये काम किस में हो रहा था, प्यूरिन के डिग्रेडेशन में हो रहा होता है। प्यूरिन असल में डिग्रेड होती है ना यार, उसमें xanthine और हाइपोजेंथीन बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उनकी ऑक्सीडेशन करके उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें सल्फाइड, ठीक है ना, उन